सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली मेट्रो सर्विसेज जो पहले ही बहाल हुई थी जुजवी तौर पर, उसमें मजीद 2 लाइनों को आज से बहाल कर दिया गया है। ब्लू और पिंक लाइन आज से अपनी सर्विसेज देंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ब्लू और पिंक लाइन जो है वो दिल्ली मेट्रो की आज से बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। और वहां पर भी दिल्ली मेट्रो सर्विस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो पहले ही गाइडलाइंस और एसओपीज है, उन्हीं गाइडलाइंस और एसओपीज के तहत दिल्ली मेट्रो को चलाया जा रहा है और किसी भी तरीके से किसी शख्स को वायलेशन करने की इजाजत नहीं होगी। हमने देखा कि लगातार मेट्रो स्टेशन के आसपास भारी तादाद में पुलिस भी है और मेट्रो डिपार्टमेंट के लोग भी हैं जो लगातार लोगों को एसओपीज को फॉलो करने की बात बता रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है कि मजीद 2 लाइनें, ब्लू लाइन और पिंक लाइन को आज से शुरू करने की बात कही जा रही है। तकरीबन 171 दिनों के बाद अब कोविड-19 पेंडेमिक के बीच 171 दिन हो चुके हैं और अब दोबारा से मेट्रो बहाल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। और माना जा रहा है कि दिल्ली की लाइफलाइन, यानी दिल्ली के अंदर अगर जिंदगी की रफ्तार है तो वो मेट्रो है, तो उसको बहाल कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता करके उसे बहाल कर दिया जा रहा है। और माना जा रहा है कि येलो लाइन जो लाइन नंबर 2 है रैपिड मेट्रो का, वो भी बहुत जल्द जो है वो शुरू होगी। और इसमें भी टाइमिंग लगातार वैसी ही बताई गई है जो पहले की थी। और बीच वाला वक्फा जो होगा वो सैनिटाइजेशन के लिए होगा, स्टेशनों और मेट्रो के डिब्बों के लिए। तो मेट्रो में सफर आप जरूर कीजिएगा, लेकिन एहतियात साथ साथ बरतिएगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो अनलॉक का असर तो वहां पर भी होना चाहिए। इसलिए कौमी शारा के हवाले से एक अच्छी खबर है। खबर आपको तफसील के साथ बताएंगे आसिफ, क्योंकि अगर अब आपने जम्मू कश्मीर जाना है तो आपको ट्रैफिक के जाम से भी निजात मिल सकता है। क्या कुछ खबर है, तफसीलात के साथ आसिफ। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला इंतजामिया ने लिया है और जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले लोगों को आज उनके लिए राहत की खबर है, मुसाफिरों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, क्योंकि अटल सेतु पुल को अब ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोविड-19 की वजह से यह पुल बंद था, पाबंदियां आई थी और अब जम्मू कश्मीर जाने और आने के लिए जो मुतबादिल रास्ता है वो अटल सेतु ब्रिज, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ट्रैफिक जाम, जो सबसे बड़ी परेशानी अटल सेतु जो बसोली और इसके आसपास के इलाकों में बड़ी ज्यादा जो पाबंदियों की वजह से भी ट्रैफिक जाम देखा गया था, उसमें काफी हद तक कमी आएगी। और मकामी सतह पर इंतजामिया का फैसला इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने के लिए एक नहीं बल्कि 2 रास्ते होंगे। लखनपुर जो मेन एंट्री गेट है उसको छोड़कर यह दूसरा रास्ता होगा जहां से दोनों तरफ से गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी। और इस ब्रिज के खुलने से पंजाब से या हरियाणा से या दिल्ली से जाने वाली जो गाड़ियां हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, वो एक तरफ से और मुसाफिरों को दूसरी तरफ से छोड़ा जा सकता है। दोनों तरह के ऑप्शन सरकार के पास और इंतजामिया पर, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होंगे, जहां से अटल सेतु ब्रिज और दूसरी तरफ लखनपुर से भी जाने की इजाजत इंतजामिया ने दे दी है। शैलेंद्र मिश्रा एसएसपी कठुआ का ट्वीट है कि अब अटल सेतु खोल दिया गया है, लेकिन खोलने का मतलब हरगिज भी ये नहीं कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाएगा। जो लखनपुर कॉरिडोर के अंदर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, उसी प्रोटोकॉल को यहां अटल सेतु ब्रिज के पास भी फॉलो किया जाएगा। और तभी आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकते हैं। दूसरा रास्ता जम्मू कश्मीर आने के लिए खोल दिया गया। तकरीबन 6 माह के बाद इस रास्ते को जो है वो खोल दिया गया है। और लगातार जो एसडीएम बसोली और दीगर लोग हैं, उनका मानना है कि ये रास्ता खुलने से आम लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अटल सेतु ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर जाने वाले लोग जो है वो इसको भी बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी एक बड़ी बात जो है वो ये साफ कर दी गई है कि आपने सेट प्रोटोकॉल जो माहिरीन की तरफ से दिया गया है उसको फॉलो करना होगा। बड़ी बात कि अटल सेतु खोल दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे, अब जरा बात डिलिमिटेशन यानी हदबंदी कमीशन की करते हैं। और हदबंदी की कमीशन को लेकर तरह तरह की बातें आपके सामने हैं और तरह तरह के सवाल भी आम लोगों के जहन में है। कोशिश करेंगे कि सवालों के साथ साथ जवाब भी दें और खबर भी आपको बताएं। और हदबंदी कमीशन के हवाले से बड़ी खबर आपको बताते चलें कि कमीशन ने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक तमाम तफसीलात जमा कर ली हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए और कांग्रेस ने कमीशन पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ अपनी पार्टी का जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा है, लेकिन इस बीच जो हदबंदी कमीशन है उसकी तरफ से जो सरगर्मियां की गई थी, जो कामकाज शुरू हुआ था, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसोसिएट मेंबरान है उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। और अब आज ये खबर सामने आई है कि कमीशन की तरफ से तमाम दस्तावेजात
हदबंदी कमीशन के हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब फैसला ये लिया जाएगा कि किन किन इलाकों की हदबंदी होगी, कहां पर और असेंबली सेगमेंट्स बनेंगे। ये फैसला कमीशन को करना है, रिपोर्ट मरकज को सौंपी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो लवाजमात पूरी करनी थी वो कमीशन ने आज मुकम्मल कर दी। जम्मू कश्मीर के असेंबली हलकों को अरसर नौ तश्कील देने के लिए हदबंदी कमीशन ने तमाम तर तफसीलात जमा करने का अमल मुकम्मल कर दिया है। इम्कान है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट में असेंबली नशस्तों में इजाफा और जम्मू कश्मीर के दर्जे झैल तबका जात के लिए कुछ असेंबली हलकों को मुख्तस रखा जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से जो आवाज़ और मांग थी उसको पूरा किया जाए। कमीशन ने साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर असेंबली हलकों को तश्कील देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। कमीशन का मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक काम किया है वो आईन के दायरे के मुताबिक है। हमारे साथ रविंदर शर्मा जी कांग्रेस के तर्जुमान आला ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ गुलाम हसन मीर साहब अपनी पार्टी के भी ज्वाइन करेंगे, हरबख्श सिंह साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास रविंदर शर्मा जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर जो इस वक्त आ रही है कि हदबंदी कमीशन ने तमाम कागजात ले लिए हैं, रिपोर्ट लगभग तैयार है और किसी भी वक्त मंजर आम पर रिपोर्ट आ सकती है। ये जो खबरें सामने आ रही हैं इस पर कांग्रेस का रिएक्शन, और क्या कांग्रेस जो लगातार कह रही थी कि हमने अपने एक एडवोकेट्स की एक टीम बनाई है जी जो मुसलसल इस पर नजर रखेगी और जो फीडबैक देना होगा वो भी देगी और जहां पर एतराज करना होगा वो भी करेगी। क्या आपकी तरफ से कोई पेशकश इसमें हुई, कोई पेशरफ्त हुई, क्या कुछ कांग्रेस इस पर कहना चाहेंगी? देखिए गौर साहब, आपकी तरफ से ये एक सूचना हमको मिलती है मीडिया से कि कागजात इकट्ठे कर लिए हैं जैसे कागजात गुम थे। देखिए सेंसस की रिपोर्ट सामने है, डाटा जो है नेट पे है। ये बहुत बड़ी खबर नहीं है कि वो कमीशन सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है कि हम ये काम कर रहे। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी, डिप्टी कमिश्नर से डाटा मांगा, वो तो उन्होंने करना ही था, लेकिन अभी जमीन पे उतरा नहीं कमीशन कि क्या पैमाना होगा। जो क्राइटेरिया कानून में लिखा है उसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को देखा जाएगा, जियोग्राफिकल टोपोग्राफिकल उसको देखा जाएगा, पॉपुलेशन को देखा जाएगा। हम तो इस पे नजर रखे हुए हैं कि अब वो कहते हैं सब कुछ तैयार है, रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो रिपोर्ट क्या कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होगी? नहीं होगी तो उसके खिलाफ कानूनी सियासी जंग लड़ी जाएगी। हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। इस कमेटी में वो तजुर्बेकार लोग भी हैं। अभी तो मैं एक वकीलों की कमेटी भी रखेंगे। हम तो देखिए रोक तो सकते नहीं, कोई ऐसा चारा नहीं कि हम किसको रोकना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कानून के ज़ाब्ते के तहत हो, क्योंकि 83 से 90 बननी है। आज 83 सीटें हैं और 90 उन्होंने लिखा है एक्ट में, 90 तो बननी है। इसलिए 90 सीट्स बनाने के लिए क्या ज़ाब्ता होगा और किस किस इलाके में होगा। रविंदर जी, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई पहल की गई कि हदबंदी कमीशन के सामने जाया जाए, उनके साथ राब्ता किया जाए, उनसे टाइम मांगा जाए ताकि मुज़ाकरात हो उनके साथ बैठते प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के? बिल्कुल हम तैयार हैं गौर साहब। देखिए ये कमीशन का काम है कि कमीशन अभी दस्तावेजात वो देख रही है, पॉपुलेशन कहाँ है। अब कमीशन ने तो साफ किया कि हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स और मेंबर्स है वो कौन है, उसमें तो कांग्रेस का कहीं रोल भी नहीं बनेगा मौजूदा सिस्टम के तहत। सुनिए गौर साहब, कानूनी तौर पे एसोसिएट मेंबर्स की कोई से नहीं होती। वो सिर्फ एसोसिएट मेंबर है, जो ओपोजिशन के हैं उनको रखा जाता है बराए नाम, लेकिन रूलिंग पार्टी के लोग एसोसिएट मेंबर हैं जो नहीं है। रोज एक खबर आती है कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी का फलां पंचायत उधर लग रही है, फलां तहसील का फलां हिस्सा उस तरफ लग रहा है। हमें नहीं पता को वो कमीशन, हम विश्वास करते हैं कि कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, लेकिन अगर बीजेपी के दफ्तर से ये बनेगी तो फिर तो उसमें नाम होगा और बिल्कुल गलत होगा। इसलिए ज़ाब्ते के तहत चलेंगे तो कोई बात नहीं। आपने इतना कुछ किया लोगों की मर्जी के खिलाफ, तो कहाँ जम्मू कश्मीर पटरी पे आया, ना सियासी पटरी पे आया, ना कोई हलचल हुई है। इसलिए अगर गलत करेंगे तो लोग देख रहे हैं। बाकी बीजेपी इंसाफ करे, वो कहते हैं जम्मू सूबे के साथ इंसाफ करेंगे, आप करिए। 2011 का सेंसस भी आपके सामने है। हम तो चाहते हैं करो इंसाफ, कि पहले इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन आप करो इंसाफ। लेकिन कमीशन जो है वो अपने दायरे के तहत कानून के दायरे में काम करेगा तो बिल्कुल हम साथ हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया जी नरेंद्र शर्मा जी। अगर कमीशन दायरे में काम करता तो हमारा पूरा ताउन होगा, लेकिन अगर ऐसा लगा कि दायरे से बाहर है तो एतराज भी किया जाएगा। गुलाम हसन मीर साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हसन मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। हदबंदी कमीशन के बीच आपकी जमात की तरफ से आवाज इलेक्शन की है, तो क्या मैं ये मानूं कि हदबंदी कमीशन या हदबंदी करवाना प्रायोरिटी नहीं, चुनाव बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त है, उसके बाद भी ये काम चलता रहेगा? देखिए, हमारा ये कहना था कि गवर्नर्स रूल जो है ये किसी तरह भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है डेमोक्रेटिक रूल का। लिहाजा हमारा मानना है बहुत टाइम गुजरा गवर्नर्स रूल के तहत। इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। 87 ये पहले जो 83 सीट्स अब थी, 83 सीट्स पे इलेक्शन हो सकता था। ये 7 सीटें बाद में भी दी जा सकते हैं, लेकिन ये सरकार का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। लेकिन हमारा मुतालबा यही था कि इलेक्शन जरूरी तौर जल्द अज जल्द होने चाहिए थे। लेकिन दूसरा सवाल है, जब अब इलेक्शन कमीशन का सवाल है, अपनी पार्टी ये मानती है इलेक्शन प्रोसेस के लिए इलेक्शन या हदबंदी जो है ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ है कि रीजन को रीजन के खिलाफ प्रेफरेंस की बातें की जाती हैं, कम्युनिटी को कम्युनिटी पर प्रेफरेंस कराने की बातें आ रही हैं। हमारा मानना है कि इंसाफ के तहत तौर तरीके आईन के तहत हदबंदी कमीशन अपना काम चलाए। हम अपनी पार्टी विल बी रिप्रेजेंटिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन। हम किसी भी कीमत पे किसी भी तबके के साथ, किसी भी रीजन के साथ, किसी भी कौम के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। वी विल बी वॉचिंग द इंटरेस्ट ऑफ एवरी कम्युनिटी, एवरी रीजन। किसी को किसी के खिलाफ लड़ने का मौका नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लड़ेंगे जी, सवाल भी उठाएंगे और कमीशन के साथ राब्ता भी करेंगे, लेकिन फटाफट से डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एजेंडे पर काम करेगा। एजेंडा क्या कुछ है जनाब, किस एजेंडे पर काम करना है? चलिए, हदबंदी कमीशन के हवाले से बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले भी आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सीनियर रहनुमाओं को भी इसमें शामिल करने की बात हुई थी और लोकसभा स्पीकर के ओम बिरला की तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों रुकने पार्लियामेंट जो है उनको इसमें शामिल करने की बात जब की गई तो तीनों ने इस बात को मुस्तरद कर दिया था और इसकी मुखालफत की थी कमीशन की। लेकिन दीगर जो अब पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो इस पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कमीशन की तरफ से जो दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं वो बीजेपी दफ्तर में या इस तरह के मकामात पर बन रहे हैं जहां पर उन्हें अपनी बात रखने का हक नहीं होता है। इधर बयान जो है वो एक और मेरी नजर के सामने है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर का मानना है कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली जो साबिका असेंबली हुआ करती थी में मुंतखबा हुकूमत ने मुतफिका तौर पर एक बिल मंजूर किया था कि साल 2026 तक हदबंदी नहीं होगी। यह बिल जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी जमातों की हिमायत से मंजूर किया गया था। इस बिल में यह जिक्र किया गया था कि हर खित्ते की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी के अमल से खुद को अलग कर दिया है, ताहम चाहते हैं कि हदबंदी को अवाम के नुमाइंदे और अवाम की शिरकत से सरअंजाम दिया जाए। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पर एक बीच वाली लाइन दोबारा आ गई है। सीधे हरबख्श सिंह साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पीडीपी का एजेंडा क्या कुछ है इस हवाले से हदबंदी कमीशन को लेकर? क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी भी जमातें अभी जो दिख रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हाँ भी है ना भी है, आगे बढ़ने की कोशिश में है। आज अली मोहम्मद सागर का जो बयान मेरे नजर के सामने है, उन्होंने 2026 का हवाला दिया, ताहम कहा कि अगर हो रहा है तो सियासी मुबस्सिरीन, सियासी रहनुमाओं की नजर इस पर होनी चाहिए। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अब नुक्ते निगाह इस पर क्या कुछ है? दरअसल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से डॉक्टर साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, बढ़ते हैं जरा आगे। बात हदबदली कमीशन की हो रही थी, जो हमने आपके सामने बता दिया कि किस तरीके का माहौल है और माना जा रहा कि आने वाले 1-2 महीनों में और इसमें गर्माहट जो है वो देखने को मिल सकती है। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोविड-19 की। और कोविड-19 की जब हम बात करेंगे तो हमारे साथ सईदुल फारूकी साहब श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, हमारे नुमाइंदे विनोद जी जम्मू से चले ज्वाइन करेंगे, जमशीद मलिक साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे रजौरी से, और तीनों स्पॉट से हम आपको ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बताएंगे, क्योंकि कोविड-19 लगातार बढ़ रहा है और कोविड-19 के बीच जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, बिल्कुल कोविड-19 के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर कोविड-19 के केसेस सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक और सामने आया है। पिछले 5.5 महीनों के दौरान का वायरस से मरने वालों की तादाद में भी इजाफा, और जम्मू सूबे के अंदर तशवीश की बात इसलिए क्योंकि जम्मू के अंदर 11 से ज्यादा अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटों में, और ये तादाद जो पहले वादी के अंदर हुआ करती थी उसने अब रुख जो है वो जम्मू की तरफ बदला है, और इस वक्त जम्मू के अंदर जो मरने वालों की तादाद है वो 100 के पार हो चुकी है। कुल मिलाकर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त 835 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और कोविड-19 के केसेस जो 50,000 की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटों में जो 1350 से ज्यादा केसेस आए हैं, ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर जिला 10,000 प्लस केसेस इससे पहले आ चुके हैं, 210 नए केसेस सामने आए हैं। जम्मू के अंदर जम्मू डिस्ट्रिक्ट जहां पर रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है, ताजिर हैं, छोटे कारोबारी हैं, तमाम लोग जो बाजारों में निकलते हैं कामकाज के लिए, उनकी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। और कल भी 700 से ज्यादा जो 600 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, माफ कीजिएगा 500 से ज्यादा केसेस आए हैं, इनमें 400 प्लस केसेस कल सिर्फ जम्मू जिले के हैं। इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि जम्मू के अंदर भी वो सूरत हाल जो कुछ दिन पहले श्रीनगर के अंदर थी। और इस बीच सरकारी बुलेटिन को अगर देखें तो कल तक जो अमवात की तादाद बताई जा रही थी वो 800 प्लस जरूर थी, लेकिन इस वक्त 835 से 836 के करीब, और इस वक्त किश्तवाड़ से एक और मौत की खबर आ रही है, तो कुल मिलाकर 835 के पार ये तादाद इस वक्त पहुंच चुकी है। ओवरऑल जब हम सिचुएशन को इस वक्त देखते हैं तो 43 लाख के पार मुतासरीन की तादाद हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गई है। नए और ताजा तरीन जो आंकड़े हैं वो थोड़ी देर में सामने आएंगे सरकार की तरफ से, लेकिन बड़ी बात आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक कुल मिलाकर 11 लाख से ज्यादा जो अभी तक सरकार की तरफ से जो सैंपल्स लिए गए हैं उनमें से एक बड़ी तादाद पॉजिटिव केसेस की करीब 50,000 तक की तादाद पहुंचने वाली है। मरने वालों की तादाद ऑलरेडी हमने आपके सामने रखी है। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जब हम जम्मू की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि जम्मू यूनिवर्सिटी को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ मुलाजमीन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। मेन कैंपस जो जम्मू यूनिवर्सिटी का है वो क्लोज रहेगा 9, 10, 11 तारीख को। सभी इम्तिहानात जो शेड्यूल थे इन डेटों पर वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। फ्रेश डेटों की अनाउंसमेंट जो वो अलहदा तौर पर सेपरेट नोटिफिकेशन के जरिए से यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। अब ये सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला मामला नहीं है, अगर आप देखेंगे स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर को बंद कर दिया गया जम्मू के अंदर क्योंकि वहां से केसेस पॉजिटिव आए। वुमेन्स कमीशन के दफ्तर से भी केसेस पॉजिटिव आने की खबर है। और जब हम पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं और डेथ रेट का बताते हैं, जैसे आसिफ ने आपको बता ही दिया कि 815 सरकारी तौर पर है, लेकिन गैर सरकारी तौर पर यह 815 से बहुत ज्यादा है। तो अगर उसी मोहतात अंदाजे को मैं लेकर आपके सामने आऊं, उसके बाद हम श्रीनगर भी चलेंगे और बांडीपोरा से शुरुआत करते हैं जहां पर हमने सबसे ज्यादा हाइट देखी थी। अभी पॉजिटिव केस कितने हैं जी? 2400 से ज्यादा केस वहां पर है और डेथ कितनी हुई है? 26। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। श्रीनगर 10,508 से ज्यादा केस हमारे पास सिर्फ श्रीनगर के अंदर है। 242 लोगों की मौत श्रीनगर के अंदर हुई है। भूल नहीं जाइएगा, 242 लोग कोविड-19 की वजह से जिला श्रीनगर के अंदर मारे गए हैं। अनंतनाग 2600 से ज्यादा केस पॉजिटिव अभी भी है और मौत कितने की हुई? 52 लोगों की मौत हुई है। बारामूला 3114 लोग से ज्यादा केस वहां पर पॉजिटिव पाए गए। 107 लोग इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मारे गए, किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। शोपियां जो बहुत छोटा इलाका है लेकिन 1000 से ज्यादा केस वहां पर है जी और 29 लोगों की मौत वहां पर हुई है। कुपवाड़ा जहां पर यह माना जा रहा था कि बहुत कम लोग आते जाते हैं, लेकिन 2400 से ज्यादा केस वहां पर है। और इस वक्त की जो ताजा खबर है 55 लोगों की मौत कुपवाड़ा में हुई है। बड़गाम 3000 से ज्यादा एक्टिव केस से 60 से ज्यादा लोगों की मौत वाकया हुई है। जम्मू 6278 लोग अभी पॉजिटिव हैं, बल्कि ये सरकारी आंकड़े में आपके सामने रखा हूं ज्यादा होंगे, लेकिन मौत कितनी की हुई है? 68 लोगों की मौत वहां पर हुई है।
उधमपुर 1090 के करीब लोग हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। गांधरबल 1800 लोग से ज्यादा पॉजिटिव हैं, 4 लोग गांधरबल के अंदर 25 लोगों की मौत हुई है। कुलगाम के अंदर 2000 के से ज्यादा केसेस पॉजिटिव, 40 लोगों की मौत। पुलवामा में 2000 से ज्यादा केस हैं, 7 लोगों की मौत। सांबा 870 केस, 5 लोगों की डेथ। रजौरी 1000 से ज्यादा केस, 10 लोगों की मौत। किश्तवाड़ 390 से ज्यादा केस, 1 की मौत। कठुआ 1125 से ज्यादा केस, 10 की मौत। रामबन 710 केस, 1 की मौत। रियासी 450 से ज्यादा केस, लेकिन अच्छी खबर यह कि मौत किसी की वहां रियासी में नहीं। पुंछ 580 से 590 से ज्यादा केस, अभी तक 6 लोगों की डेथ रिकॉर्ड है। डोडा के अंदर 570 से ज्यादा लोग, 8 लोगों की मौत हुई है। 45,000 से ज्यादा लोग दर्द में मुब्तला है। 815 का फिगर मैंने आपके सामने रख दिया सरकारी तौर पर। तो ये न समझिएगा कि हम बाहर आ रहे हैं, अनलॉक हो रहा है, दुकानें खुल रही हैं, मेटाडोर चल रहा है तो कोविड आपके शहर से भाग गया है, कोविड आपके इलाके से खत्म हो गया है। वुहान से जो वायरस आया था उसने जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में जगह ले ली है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क की हर रियासत, हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कोविड नजर आएगा, इसलिए एहतियात बहुत बरतिएगा। सीधे श्रीनगर चलते हैं। सईद फारूक इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ जमशीद मलिक ने भी ज्वाइन किया है रजौरी से, और विनोद जी ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि जम्मू की जब हम सिचुएशन देख रहे हैं तो अब हर दिन गुजरने के साथ सिचुएशन खराब हो रही है। दफ्तर 2-2, 3 दिन के लिए बंद हो रहे हैं क्योंकि एक्टिव केसेस जो है सिर्फ जम्मू प्रोविंस के आसपास के एरियाज के अंदर बढ़ रहे हैं। एंट्री पॉइंट जो हमारा स्टेट का है वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल नजर आ रहा है, लेकिन जो ही अंदर आता है तो अब आउट ऑफ कंट्रोल ये नजर आ रहा है। सिचुएशन किस तरीके से आप देख रहे हैं? वीकेंड लॉकडाउन क्या काम नहीं कर पा रहा है या शायद और भी कहीं कमियां हैं जो अभी तक हमारी नजर में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जम्मू के अंदर कोविड-19 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है? विनोद जी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अब आना शुरू हुई। जी गौर सवाल पूछें। ठीक है सर। विनोद सर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि एंट्री पॉइंट जो हमारा स्टेट का है वहां पर कोविड रेशियो कम है, डेथ रेट्स कम है, लेकिन जम्मू टाउन में आते आते रेशियो भी बढ़ रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है। दफ्तर को हम 3-3, 4-4 दिन बंद भी कर रहे हैं क्योंकि वहां से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, बोर्ड की बात करें, वुमेन्स कमीशन की बात करें, बड़े दफ्तरों को अब बंद किया जा रहा, पुलिस थानों को 2-2, 3-3 दिन बंद कर रहा है। ये प्रिकॉशनरी मेजर सही से नहीं उठ रहे हैं या अभी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू के लोगों को पूरी तरह से ये समझ नहीं आ रहा है कि लूप होल्स कहां पर? जी गौर, आपने ये कहा कि एंट्री पॉइंट में केसेस कम है और जम्मू जिले में केसेस ज्यादा है। कल ही एक बहुत बड़ा गैंग एक्सपोज हुआ है जो फर्जी नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट बना करके लखनपुर से अंदर प्रवेश करवाता था। अब वो लोग कितने लोगों को प्रवेश करवा चुके हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना हमने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही कल्पना की थी कि हर दिन करीब 500 से ज्यादा केसेस जम्मू जिले से आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कल बोर्ड में 15 नए केसेस आए हैं, बोर्ड को बंद कर दिया, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें भी प्रिकॉशंस बरतनी होगी। और जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे मैंने कहा कि लखनपुर कठुआ पुलिस ने कल ये एक्सक्यूज किया है कि कुछ लोग मिलकर के नेगेटिव रिपोर्ट देकर के लोगों को अंदर बिठाया करते। जी अब ये सिस्टम जो है, ये जो नेगेटिव रिपोर्टिंग का सिलसिला है, क्या ये नेगेटिव रिपोर्ट सरकार के लैब से बाहर आता था या प्राइवेट लैब के जरिए से दिया जा रहा था? नेक्सस कहां पर है ये? क्या कुछ और इसमें पता लग पाया है? देखिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ताल्लुक रखते हैं और खासतौर पर मैं कहूंगा कि लखनपुर से। और दोनों लोगों में एक कुछ लोग जो है डाटा एंट्री, एक लड़का डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो उसी में लगा हुआ, कोविड-19 की जो सेक्शन है, जो टीम है, उसी से वाबस्ता है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बिना उसके ये कह देते थे कि इनके पास टेस्ट रिपोर्ट है। कहीं ना कहीं ये बड़ा नेक्सस था, एक्सपोज हो रहा है और कल रात से उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन पूछताछ के बाद पता चलेगा कि और क्या कोई बड़ा आला अधिकारी इनके साथ तो नहीं मिला हुआ है।
बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर विनोद जी ने बता दी कि कल रात देर गए कठुआ के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है और यह पता लगा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो सरकारी मुलाजिम है वो किस तरीके से कोविड नेगेटिव टेस्ट देकर लोगों को ड्यूटी के अंदर आने की इजाजत दे रहा था, ड्यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर आने की इजाजत दे रहा है। यह लूप होल था जो हम लगातार बता रहे थे कि कहीं ना कहीं तो कुछ लूप होल है कि आप जितनी रेस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, जितनी सख्तियां करें, उसके बावजूद भी कोविड बढ़ रहा है, कुछ तो कहीं पर है। तो यह पहला लूप होल नजर आया जो विनोद जी ने बड़ा ब्रेक कर दिया कि रात को जो ऑपरेशन हुआ है उसमें पता लग गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो नेगेटिव टेस्ट देकर लोगों को अंदर ला रहा था। अब देखिए चंद पैसों के गर्ज पर, चंद पैसों के लिए कितनी जानों से वो खेल रहा है जी, कितने लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना रहा है। खुद तो अब जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने साथ कितने लोगों को ले गया होगा शायद इसका अंदाजा उसको अभी तक भी नहीं होगा। सीधे चलते अपने रजौरी, जमशीद मलिक भी हमारे साथ है। जमशीद, अपडेट कीजिएगा, आपके इलाके से हर दिन नई खबर आ रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके इस इलाके के अंदर भी कोविड का कहर बहुत ज्यादा है। जी गौरव, बिल्कुल जिस तरह पिछले कुछ दिनों से राजौरी में कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए जहां लेकिन इंतजामिया की तरफ से भी जरूर कई बड़े कदम उठाए गए, कई इलाकों को दोबारा रेड जोन किया गया है। उससे बड़ी बात यह है कि नौशहरा से जब केस बढ़ना शुरू हुए तो वहां के व्यापार मंडल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां व्यापार मंडल की तरफ से 5 दिन के लिए लॉकडाउन कर दी का ऐलान किया गया है, जहां 5 दिन तक तमाम कारोबारी सरगर्मियों को बंद रखा जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर राजौरी की हम बात करें तो केस भी बढ़ना शुरू हुए और मौतों में भी इजाफा अचानक तेजी से शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए नौशहरा के लोगों ने जरूर फैसला लिया। हालांकि इंतजामिया की तरफ से राजौरी के वार्ड नंबर 9 और 8 को रेड जोन करके वहां तमाम तरह के आने जाने पर बंदिशें आयत लगा कर दी गई हैं, मगर उसके बावजूद भी राजौरी में लापरवाही लोगों की तरफ से अगर हम बात करें बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। जहां सोशल डिस्टेंस कहीं नजर नहीं आता, मास्क के बिना लोग घूमते नजर आते हैं। हालांकि इंतजामिया की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो SOP का पालन करें, मगर इस तरह के हालात नजर नहीं आते। हालांकि राजौरी में केसों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हुई है, जहां पहले सिर्फ कल के दिन में 65 नए मिस्बत मामले सामने आए थे और पुंछ में भी 3 दर्जन से ज्यादा केसेस सामने आए। अब क्या कुछ सिचुएशन है क्या, और पूरी तरीके से लॉकडाउन की तरफ डिस्ट्रिक्ट जा रहा है जमशीद? जैसे बिल्कुल अगर पुंछ की भी हम बात करें, पुंछ में भी सिर्फ DC दफ्तर से ही 15 पॉजिटिव के सामने आने के बाद DC दफ्तर को पूरी तरह बंद कर दिया गया था कल ही। और हालात जिस तरह के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राजौरी पुंछ में एक बार फिर दोबारा लॉकडाउन के जैसे हालात पैदा होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस आना सामने हुए। चाहे वेस्ट पुंछ के प्रॉपर की बात करें, मंडी इलाके की बात करें, मेंढर की बात करें, इन इलाकों से बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस पुंछ से भी निकलकर अब सामने आने शुरू हुए हैं। उसके बाद जिस तरह सैंपलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें दिन ब दिन अब टेस्ट करने तेज शुरू किए, इससे भी पॉजिटिव रिपोर्टें भी अब ज्यादा आना शुरू हो चुकी हैं, जिससे जरूर चिंता की बात जरूर है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ऐसे हालात लग रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट यह है जी, जो अभी शिकायत भी आ रही थी न्यूज रूम के अंदर कि पुंछ रजौरी के अंदर अगर टेस्टिंग होती है तो 8-8, 10-10 दिन लगते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है और बाज लोगों की रिपोर्ट भी नहीं आ रही है, दोबारा टेस्टिंग की बात हो रही है। जी गौरव, बिल्कुल ये शिकायतें पहले जरूर लोगों की तरफ कही जा रही थी, मगर अब रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, जहां आधे घंटे में ही वहीं उनको रिपोर्ट दी जाती है। दूसरी तरफ अब लैब रजौरी में स्टेबल कर दी गई है, जहां भी टेस्ट होते हैं अगर यहां से या जम्मू भेजने जाते तो पहले टेस्ट वो बहुत उनकी लेट रिपोर्टें आती थी, मगर आज भी जो टेस्ट जम्मू गए हैं उनकी रिपोर्टें पूरी तरह वापस नहीं आ पाई हैं। कंप्लीट रिपोर्टें उनकी राजौरी पुंछ नहीं पहुंच पाई हैं। वो जरूर लोगों की शिकायत सही है, मगर आज जो हो रहे हैं वो रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, वहीं आधे घंटे में ही लोगों को रिपोर्ट दी जा रही है। आप रुकिएगा हमारे साथ जमशीद, आप रुकिएगा हमारे साथ, स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं इसलिए आप वहीं पर रुकिएगा। मैं जरा श्रीनगर चलता हूं, हमारे साथ सईद रूफ फारूकी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब हम कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करते हैं तो श्रीनगर भी किसी से छुपी नहीं है। मैंने एक एक डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर लिया और सरकारी फिगर्स बताए। हमारे जो फिगर्स है वो उससे ज्यादा है, लेकिन सरकारी फिगर ये बता रहा है कि सिचुएशन किस तरीके की बन रही है। अब इस बीच कोविड-19 टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग जो है कल हमने श्रीनगर के अंदर देखा, चाहे लाल चौक का एरिया हो, हरी सिंह स्टेट वाला एरिया हो, जहांगीर चौक वाला एरिया हो, रैंडम टेस्टिंग जो है वो करवाना शुरू कर दिया सरकार ने। नंबर 1, उसका रिस्पांस किस तरीके से ले रही है, किस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के सरकारी दफ्तरों के अंदर भी तकरीबन 55 से ज्यादा दफ्तरों के अंदर
कल टेस्टिंग मुकम्मल हुई है और उस टेस्टिंग के दौरान एक पॉजिटिव बात यह आई कि सिर्फ 3% मुलाजमीन जो है वो मस्बत पाए गए, जिनको उसके बाद रुखसती दे दी गई कि आप अगले आदेश तक, अगले हुक्मनामे तक घर में बैठेंगे जब तक आपका दूसरा टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है। तो ये जो टेस्टिंग बड़े पैमाने पर श्रीनगर के अंदर की गई है, इस पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, ताजर किस तरीके से इसको देख रहे हैं और क्या कुछ अभी आप महसूस कर पा रहे हैं श्रीनगर की, जब मैं बात करता हूं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की? देखिए इशफाक, श्रीनगर की अगर हम बात करें, जिस तरह आपने खुद कहा कि जिस तरह पॉजिटिव केस श्रीनगर में आ रहे हैं और जहां रैंडम टेस्टिंग की आपने बात की, इसके लिए ये तो एक अच्छा कदम है। पहले से ही इसकी डिमांड हो रही थी कि अगर आप मार्केट खोल रहे हैं, आप दुकानदार को अलाउ कर रहे हैं, उनके पहले टेस्ट किए जाए, उनके सैंपल्स लिए जाए ताकि पता चले कि दुकानदार क्लियर है, अगर उनके पास कोई कस्टमर जाए वो कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो इसका रिस्पॉन्स ठीक है। दुकानदारों ने मुख्तलिफ बाजारों में कल अपने सैंपल्स दिए और बड़ी बात यह है कि आधे घंटे के अंदर ही उनकी रिपोर्ट स्वाब उनको दिए गए हैं। अगर किसी को कोई पॉजिटिव है, उनको कहा गया कि वो 14 दिन तक अपने घरों में बैठे, 14 दिन तक वो दुकान नहीं खोले। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सरकारी दफ्तरों की, ये एक अच्छा मजबत है कि सरकारी दफ्तरों में श्रीनगर की बात करें तो ज्यादा मुलाजिम जो है वो पॉजिटिव नहीं पाए गए, सिर्फ 3% के करीब। उनको कहा गया कि वो 14 दिन के लिए अब घरों में बैठ सकते हैं। मगर इशफाक, एक दो ऐसे मामले हैं शायद जहां पे सरकार को स्ट्रिक्टली सोचना चाहिए, क्योंकि जहां भी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, जो भी लोग श्रीनगर की तरफ जाते हैं गाड़ियों में, एक तो वहां पे प्रॉपर कहीं ना कहीं एक नाका लगा के चेकिंग करने की जरूरत है, क्या लोग मास्क पहनते हैं, क्योंकि अब श्रीनगर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हर एक अजला से श्रीनगर में लोग आते हैं, चाहे मुलाजिम की हम बात करें, चाहे कारोबारी लोग या बाकी जो लोग हैं। एक तो ये, दूसरा जहां पे अभी लॉकडाउन की दोबारा से अगर हम बात करें तो श्रीनगर में ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब लॉकडाउन यहां पे हो सकता है, या पूरे कश्मीर की हम बात करें, हर एक अजला से अगर पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं, मगर लॉकडाउन तो नहीं हो सकता है। इशफाक, एक चीज और भी यहाँ पर रऊफ आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि कल कुछ लोगों की तरफ से भी शिकायत की गई, जब रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला लाल चौक और इसके आसपास के इलाकों में ताजरों का शुरू हुआ, तो उनकी तरफ से ये शिकायत की गई कि पहले जो रिपोर्ट तैयार होती थी या पहले एक स्टैंप बाज़ाब्ता तौर पर हाथ पर लगाई जाती थी, किसका टेस्ट हुआ किसका नहीं, अब उन्हें हाथ पर एक पेन से लिख दिया जाता है। कैसे ये मान लिया जाए, वो किसी दूसरे से बात करें, अगर किसी को सेल्फ क्वारंटाइन करना हो तो वो कैसे ये चीज हो पाएगी? और दूसरा, ये जो TTT का फॉर्मूला था एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या वो ऐसे पॉसिबल है कि वो कामयाब हो पाएगा जब आप हाथ पर एक शख्स को लिख कर दे रहे हैं, टेस्ट करने के बाद आपका टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट के बाद भी उसके फॉर्म पर जरूर नाम लिखा जाता है लेकिन उसके हाथ पर कोई स्टैंप नहीं होती? देखिए, मेरे ख्याल से आसिफ, ये जो मामला है, ये उसी टाइम दुकानदारों ने बात की थी, गुलिस्तान न्यूज के जरिए साथ में बात की थी कि अगर हमारे कोई रिपोर्ट्स जो है अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कल दुकान पे आ सकते हैं, आपने टेस्ट किए हैं, हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हाथ पे रहेगा नहीं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका जल्दी ही उसका नोटिस लिया है और फिर उसी टाइम जो हेल्थ ऑफिसर से उन्हें कहा कि थोड़ा यहाँ पे भीड़ की वजह से हम इनको लिख के दे रहे हैं, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद इनको बाकायदा तौर पर हम डॉक्यूमेंट के जरिए लिख के देंगे कि जो लोग पॉजिटिव है उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो लोग नेगेटिव है उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो उसी टाइम उन्होंने क्लियर कर दिया था, जो ही मीडिया में एक खबर आई थी कि इस तरह वहां एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। लोगों ने इस हवाले से, दुकानदारों ने इस हवाले से एतराजात खड़े किए थे कि उन्हें प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, कल कहीं उनको परेशानी ना हो। तो जमशेद और रूप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम भी है और इंटरनेट के हवाले से बड़ी खबर भी हमने नाजरीन को बतानी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो 4G इंटरनेट का मामला कहां की ओर चल रहा है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम पर भी बात होनी है, क्योंकि कुछ सरकार की तरफ से और बातें कही जा रही है बैक टू विलेज पार्ट 3 को लेकर। क्या कुछ है वो तफसील के साथ आपके सामने आएंगे एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।